Hello everyone, this is me, Sahitya. Welcome to my YouTube channel. Here we are going to discuss about historical development. ठीक है, सो जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्राउन रूल. ठीक, क्राउन रूल जो कि 1858 से लेकर 1947 तक जो ब्रिटिश इरा के टाइम पे हुआ था, हम लोग आज की वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्राउन रूल. ठीक है, तो क्राउन रूल का सबसे फर्स्ट जो 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 एक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ठीक है, सो चलिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का जो वायसराय थे. ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं, जो भी ये पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सारा जो भी हमारा पॉलिसी था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जो भी या फाइनेंशियल पॉलिसी या कमर्शियल पॉलिसी, ठीक है, सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था. लेकिन अगर क्राउन रूल आने से यह बदलाव हुआ कि सीधा सिंपल सारा जो भी अफेयर्स थे वो क्राउन के हाथों में चला गया. ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि क्राउन रूल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या व्हाट आर द पॉलिसीज दैट हैड टेकन एट द टाइम. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्राउन रूल जब शुरू हुआ तब से उसमें दो पोस्ट चेंज हुए. ठीक है, एक होता है वायसराय का और एक होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का. जो वायसराय होते हैं वो इंडिया में थे और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, जो पद था वो ब्रिटेन से ही बैठ के देखते थे. ठीक है, सारा जितने भी अफेयर्स थे इंडिया के. ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं. ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग. ठीक, अब उसके बाद से जो क्या व्हाट आर द प्रोविजंस जो थे हम लोग उसको बात करेंगे. ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर आपको एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो पावर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एवोल्यूशन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में वो चेंज हो गया. ठीक है, क्राउन रूल के अंदर का चला गया. ठीक है, उसके बाद से वायसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वायसराय. ठीक है, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे. ठीक, अपॉइंटमेंट उनका हुआ था. ठीक है, तो वायसराय ऑफ इंडिया जो थे वो गवर्नर जनरल के ही पद को चेंज कर दिया गया. उनको बोल दिया गया वायसराय, जो वायस रॉय. ठीक है, जो कि विलियम बेंटिक थे. सॉरी लॉर्ड कैनिंग थे. सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट. सॉरी, लॉर्ड कैनिंग थे. ठीक है, और इसमें जो एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट था उसको भी इस्टेब्लिश कर दिया गया. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 के एक्ट में आपको कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर की बात होता है. ठीक है, और 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट, उसमें कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर तो हो गया 1773 में, और इन बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है, 1784 में. तो इसको भी खत्म कर दिया जाता है फिर. ठीक है, उसके बाद से न्यू ऑफिस जो होते हैं, न्यू ऑफिस उसको भी बनाया जाता है. ठीक है, एक तो न्यू ऑफिस में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में बैठते थे और उनके जो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल करते थे. ठीक है, और उनके साथ एक 15 मेंबर्स भी थे उनके काउंसिल्स में. ठीक, अब बात करेंगे हम लोग कॉर्पोरेट बॉडी. ठीक है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल्स कैपेबल सुइंग इन बेइंग सुड इन इंडिया और इंग्लैंड. ठीक है, जो कि सक्षम थे, ठीक है, सू करने में, और किसी भी अगर कार्य को गलत हो रहा हो या उनकी नज़र में तो वो मुकदमा चला सकते थे. ठीक है, एट दैट टाइम. यही these are the provisions that has been taken under the गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1858. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे काउंसिल्स एक्ट. ठीक है, काउंसिल्स एक्ट में पहला काउंसिल्स एक्ट है आपका 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861. ठीक, जैसे कि आपको पता है. ठीक है, इसमें भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे. ठीक, लॉर्ड कैनिंग. अब उसके बाद से वायसराय कुड नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल्स. ठीक है, वायसराय जो नियुक्ति कर सकते थे इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेटेड तीन बंदे को, तीन उस समय मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑफ इंडियन प्रोविंसेस. ठीक है, तो उनमें से 3 लोगों को उन्होंने नियुक्त किया. ठीक है, नॉमिनेटेड.
कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, 3 लोग थे। किस एक्ट के द्वारा? 1861 काउंसिल्स एक्ट, ठीक है। फिर से उसके बाद रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे एंड मद्रास एंड इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। जो पहले जो था लेजिस्लेशन पावर, ठीक है, जो बॉम्बे और मद्रास का, जो कि डिसेंट्रलाइज था, लेकिन उसको सेंट्रलाइज बनाया जा रहा था, ठीक है। उस किस पे? तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसी का बात हो रहा है कि यहाँ पे फिर से रीस्टोर्ड कर दिया गया, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। किसका? तो बॉम्बे और मद्रास का, ठीक। अब समझ में आ गया। और उसके बाद स्टैब्लिश न्यू काउंसिल्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब 18, इस, ठीक है, 3 जो था काउंसिल्स, न्यू जो विधायिका था, ठीक है, लेजिस्लेटिव, ठीक, काउंसिल्स ऑफ बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए, पंजाब के लिए, ठीक है, बनाया गया, ठीक है। फिर से इनेबल द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, जो कि वायसराय के, अगर मान लो कुछ गलत हो रहा है या 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 क्या, या ऐसा पॉलिसीज है कोई ले लिया गया है, लेकिन उसमें इनको हस्तक्षेप करना है, या ऑर्डिनेंसेस जो कि कुछ काम खराब हो रहा है, तो अपना एक ऑर्डिनेंसेस दे सकते हैं, जो कि वैलिड 6 मंथ के लिए, फॉर इमरजेंसी विदाउट काउंसिल्स कंसेंट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारा प्रेसिडेंट पे भी ऑर्डिनेंसेस लागू होता है, ठीक है, राइट नाउ। अब उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। अब याद, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पोर्टफोलियो सिस्टम अभी भी चल रहा है। एट दैट टाइम वी टूक फ्रॉम दिस एक्ट 1861 काउंसिल्स एक्ट, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम वहाँ से लिया है, और उन अलाउइंग काउंसिल्स मेंबर्स टू इंडिपेंडेंटली मैनेज डिपार्टमेंट्स, ठीक। हाँ, जो आज हम लोगों ने कोई रोड डिपार्टमेंट लिया हुआ है, किसी ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लिया हुआ है, किसी ने फूड डिपार्टमेंट लिया हुआ है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेट का, ठीक है। और उस वहाँ पे भी अलग अलग से पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मिनिस्ट्री कहते हैं, कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। लेकिन है दोनों पोर्टफोलियो सिस्टम ही। अब इसका हो गया। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ठीक है। अब इस पे बात करेंगे, वायसराय कौन थे, ठीक। तो लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय थे, ठीक है। इसमें अब हम लोग बात करेंगे कि नॉन ऑफिशियल इंक्रीज्ड, नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था कि नॉमिनेट किया गया था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि इंडियन हो सकते थे, कौन कौन थे, ठीक है। बनारस के राजा थे, ठीक है, दिनकर राव थे, और फिर से एक और कौन से? महाराजा पटियाला, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाया गया और नॉन ऑफिशियल इंक्रीज्ड जो थे उनको मेंबर को बढ़ा दिया गया, ठीक है, जिसमें कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर रेज्ड व्हाइल मेंटेनिंग द ऑफिशियल मेजॉरिटी, ठीक है, उसी को बढ़ा दिया गया, ठीक है, वृद्धि कर दिया गया, इंक्रीज्ड। एक्सपेंडेड फंक्शन, अब भाई जाहिर सी बात है, अगर सदस्य बढ़ेंगे तो जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली को विस्तार किया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल गेन्ड पावर बजट, ठीक है। यहाँ पे बहुत हम लोगों ने अच्छा बात किया, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस बजट, द एड्रेस क्वेश्चन द एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है, ठीक है, उसमें हम लोग जो हमारे इंडियंस मेंबर थे जो कि नॉमिनेटेड थे, ठीक है, उनको डिस्कस करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, ठीक है। किसके, कौन से एक्ट में, ठीक है? तो 1899 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब हम बात करेंगे कि नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर नॉमिनेटेड, ठीक है। नॉन सेंट्रल काउंसिल्स, ठीक है, वायसराय अपॉन रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जो सेंट्रल काउंसिल्स है, ठीक है, वायसराय के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम प्रोविंशियल, जो कि प्रांतीय जो विधायिका है, ठीक है, परिषद, एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दोनों से, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल्स में वायसराय के द्वारा हम लोगों ने नॉमिनेट वो कर सकते हैं, कौन? वायसराय, ठीक है। अब हम लोग बात करें प्रोविंशियल काउंसिल्स के, प्रांतीय, ठीक है, बाय द गवर्नर और ऑन एडवाइस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स म्यूनसिपैलिटीज। सो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक, indirect elections, although elections were not explicitly mentioned, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन जो स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मेंशन नहीं है, लेकिन लिमिट इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स
वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है वो फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स पर थोड़े से मेंबर के लिए इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो कि मोरले रिफॉर्म्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम दिस इज सो इम्पोर्टेंट। आई विल डिस्कस अबाउट फर्दर, सो लेट्स बी विथ मी। ओके देन, सबसे पहले हम बात करें कि वायसराय कौन थे, ठीक है। लॉर्ड मिंटो टू, ठीक है, द्वितीय, ठीक। अब इसका बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मेंबरशिप जो इंक्रीज, ठीक है। जो काउंसिल्स था विधायिका का, जैसे हम लोगों ने बात करें धीरे धीरे 1861 से लेके 1892 से, फिर उसके बाद से 92 ही था ना, हाँ, इसमें इंक्रीज हुआ है किनका, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से विधायिका का 16 से लेकर 60 हो गया, ऑब्वियसली मेजोरिटी रिटेंड, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्रोविंशियल काउंसिल्स का, ठीक है। प्रोविंशियल काउंसिल्स का, ठीक। सो प्रोविंशियल काउंसिल्स अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। प्रोविंशियल काउंसिल्स नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, इसका मतलब यह होता है कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मेंबरशिप रिव्यूइंग प्रोविंसेस, ठीक है। ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोविंशियल अलाउड नॉन डिलिबरेटिव पावर्स, ठीक है। डिलिबरेटिव पावर्स, मेंबर्स कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड प्रपोज बजट resolution, separate budgets and voting indicates budget as whole could still not be voted upon. Deliberative powers में आ गया कि आप पहले डिस्कस कर सकते थे, you are the only one procedure that you can do just because of that was to discuss on budget, ठीक है। बट इस एक्ट के अंदर, ठीक है, आपको मिल गया क्या कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन you can ask to ऑपोजिशन, यू कैन आस्क सप्लीमेंट्री, उससे रिलेटेड आप यू कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसने मिला था ये, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, 1909, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक। अब सेपरेट इलेक्टोरेट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स कुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम्स कैंडिडेट्स लेजिस्लेटिव। ऐसे तो अच्छी बात नहीं है, अगर आप किसी जगह रहते हो, अगर आपको किसी एक कम्युनिटी को या किसी समुदाय को वोटिंग अगर राइट्स मिल जाए तो बहुत गड़बड़ है, डेवलप भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। आप प्रशासनिक अगर दृष्टि से देखें तो भी उसको अच्छे से प्रशासन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि बस एक समुदाय है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसको इसलिए बोला जाता है, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनलिज्म, ठीक है। और इसी को ऐसे लॉर्ड मिंटो केम टू नोन फादर कम्युनल इलेक्टोरेट, जस्ट मैंने अभी बताया है कि इसको बोला जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, अपॉइंटेड टू द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज ए लॉ मेंबर, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी एंड जमींदार, ठीक है। तो पहला ऐसा व्यक्ति थे, कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, जो कि लॉ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, नियुक्त किए गए थे, ठीक है। सो इतना ही था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, 1909, ठीक। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। सो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसमें थे वायसराय, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, मोंटेग्यू, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ठीक, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एट दैट टाइम, दैट व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दैट टाइम एंड प्रेजेंट नाउ, ठीक है, टिल नाउ। सो वो क्या था ऑब्जेक्टिव था कि ऑन अगस्त 20, 1970 बिहार गवर्नमेंट एम्ड टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। British government aimed to gradually introduce the responsible government in India, ठीक है। अब कि इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है कि इसी प्रावधान और इसी एक्ट के अंतर्गत आया था डायरकी, ठीक है, डायरकी द्वैत शासन प्रणाली। आप लोग से मैं अभी बात करूँगा इसके बारे में थोड़ी देर में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, Administration was divided into central and provincial subjects under devolution rules, ठीक है।
इनेबलिंग अथॉरिटी डिलीगेशन फ्रॉम द सेंटर टू प्रोविंसेस। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट जो प्रशासन था उस दो भागों में बांट दिया गया था, कौन कौन से, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विषय में। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे बात करेंगे कि डायरकी। ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन ड्यूअल गवर्नेंस स्कीम्स इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, जो द्वैत शासन था वो प्रांतीय विषय में लाया गया था। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्न by Governor General and his executive councils not accountable to legislative council। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे और जो कार्यपालिका था, कार्यपालिका परिषद नॉट अकाउंटेबल, वो जो जो अकाउंटेबल नहीं था। ठीक है, वो उससे हम लोग ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायिका का जो परिषद है उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, तो अपने आप दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, कौन कौन, गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। अब उसके बाद आते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मैनेज विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरसाइट। अब इन लोग जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था वो मैनेज करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। जैसे हमने बताया कि रिजर्व जो सब्जेक्ट्स थे उसमें कौन थे, गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। ठीक है, लेकिन इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ओवरसाइट, वो लोग देखेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। रिप्लेस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन बाइकेमरल। ठीक है, द्विसदनीय हो गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड द इंडियन का लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विद बाइकेमरलिज्म। ठीक, लेजिस्लेचर क्या था, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली विद मेजोरिटी इलेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, लेजिस्लेटिव दो हो गया बाइकमरलिज्म, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब इसमें अगर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बोला जाता है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग 3 इंडियन मेंबर्स एंड वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। ठीक है, तो वाइसराय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे उनके साथ इंडियन मेंबर्स 3 को ऐड किया गया। ठीक, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो फ्रेंचाइजी लिमिटेड टू प्रॉपर्टी टैक्स। अब बताइए 1909 में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स ओनली, बट इन दिस एक्ट फर्दर also gotten Sikh, Indian Christians and Anglo Indians। ठीक है, फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सेपरेट प्रोविंशियल बजट। ठीक है, सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड अलाउिंग प्रोविंस टू इनेक्ट देयर ओन बजट। अब बताइए यहाँ भी बांटने का काम किया गया। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो था, ठीक है, सेपरेटेड कर दिया गया कहाँ से, प्रोविंशियल बजट से। ठीक है, सेंट्रल बजट से इसको प्रोविंशियल बजट में अलग कर देगा, अलग प्रोविंशियल, और प्रांत को भी बोलाया कि आप खुद का एक बजट तैयार कर सकते हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑफ प्रोविंसेस। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन लंदन ट्रांसफरिंग सर्टेन फंक्शंस फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, अब लंदन में, ठीक है, हाई कमिश्नर्स फॉर इंडिया के लिए हाई कमिश्नर्स को भी नियुक्त किया गया। ठीक है, जो कि लंदन में थे। ठीक है, कुछ जो फंक्शंस थे वो उन लोगों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट भी हो गया। बताइए, इट प्रोवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड सेंट्रल पब्लिक CPSC सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट किया गया। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इट प्रपोज्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल। अच्छा, विच वॉज फाउंड 1921 से लेके 120 मेंबर्स प्रिंसेस रिप्रेजेंटेटिव प्रमोटिंग डिस्कशन शेयर इंटरेस्ट। प्रिंस का एक चैम्बर भी बनाया गया। इट प्रपोज इस्टेब्लिशमेंट चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, अपना जो इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फ्यूचर रिव्यू में बात करते हैं, मैंडेटेड स्टेटरी कमीशन टू असेस इट्स इफेक्टिवनेस और फ्यूचर रिव्यू, और इसको 10 साल के लिए समय भी दिया गया कि हम लोग फ्यूचर रिव्यू करेंगे। ठीक है, कि व्हाट आर द इफेक्टिवनेस दैट वी
आर गेटिंग राइट नाउ, सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन 1977 में आए हुए थे, ठीक है। कंपोजिशन था क्या क्या, कितने लोग उसमें थे, 7 मेंबर्स स्टेटरी कमीशन लेड बाई सर जॉन साइमन, ठीक है, अपॉइंटेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। 7 मेंबर उस कमीशन में थे, ठीक है। उसको लीड किया गया था किसके द्वारा, सर जॉन साइमन, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नियुक्त किया गया था, ठीक है। कंपोज इंटायरली ब्रिटिश मेंबर की रिपोर्ट्स क्या क्या है, ठीक है। इस रिपोर्ट की रिपोर्ट्स क्या है, और उसके बाद से 1930 में उसको सबमिट करना था, ठीक है। फर्स्ट क्या था, एबोलिशमेंट ऑफ डायरकी, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था द्वैत शासन, ठीक है। पहले प्रांत में हुआ था, ठीक है, जो कि उसके बाद से उसको बढ़ाया गया, ठीक है। तो उसी को एक्सपेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंसेस में ही रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी जो सरकार को विस्तार करने की बात हो रही है, क्रिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अब जो फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, प्रिंसली स्टेट था, उसको हम लोगों ने क्रिएट करने की बात हो रही है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट, जो कॉमनल इलेक्टोरेट पहले मुस्लिम को दिया गया था 1919 के टाइम पे, उसके बाद से 1909 में मुस्लिम को दिया गया था, और 1919 में सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को दिया गया था। तो उसी को हम लोगों ने मेंटेनेंस की बात यहाँ पे हो रही है, किसने, साइमन कमीशन में, ठीक है, जो कि 1927 में आए थे, और 1930 में इस रिपोर्ट को सबमिट कर रहा था, ठीक है। सो अब हम लोग बात करें कॉमनल अवार्ड 1932, ठीक है। कॉमनल अवार्ड, ठीक है, जो कि इसको भी अगर देखा जाए तो डिसइंटीग्रेशन करने का एक तरीका था, ठीक है, तोड़ने का तरीका था बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटी शब्दों में, ठीक है। प्रपोज बाई मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड टू इंश्योर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। प्रपोज्ड बाई प्रधानमंत्री मांगे थे रैमसे मैकडोनाल्ड टू इंश्योर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, तो लेकिन डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। पहले सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि मुस्लिम के लिए, ठीक है, 1909 में, ठीक। उसके बाद 1919 में अगर बात करें तो सिख के लिए, उसके बाद से क्रिश्चियन के लिए, उसके बाद से आपको एंग्लो जो इंडियंस थे उनके लिए, ठीक उसी प्रकार से कॉमनल अवार्ड में 1932 में, ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे कौन, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, जो कि ब्रिटिश टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास को भी कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का जो सीट था, ठीक है, देने का सोचा या मतलब देने का फैसला किया, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास इन द सेंस शेड्यूल कास्ट। अब उसके बाद से देखा जाए तो गांधी जी ने, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपोज किया कि भाई अगर ऐसा होगा तो हमारा जो भी इंडिया है, जो भी हमारा नेशन है, वो तो टूट जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से गांधी जी ने अपोज किया, महात्मा गांधी अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास लीडिंग टू फास्ट एंड इन यरवदा जेल, ठीक है। और उन्होंने अपोज किया और फास्टिंग, भूख हड़ताल होता है, उन्होंने यरवदा जेल में भूख हड़ताल भी किया, ठीक है। फिर उसके बाद से पूना पैक्ट, इसी कॉमनल अवार्ड 1932 के ही टाइम पे पूना पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसके अंदर एक आपके कांग्रेस एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, प्रिजर्व हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरल एंड रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। कांग्रेस एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में एक संधि होता है, ठीक है, जिसको नाम दो पूना पैक्ट, ठीक, कि भाई ऐसा मत करो, या नहीं करोगे तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ आवर नेशन टूट जाएगा, तो दैट विल बी वेरी फैटल फॉर आवर नेशन, फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर पीपल। तो दैट्स वाई गांधी जी अपोज्ड, ठीक है। सो गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पूना पैक्ट, ठीक है, eliminating separate electorates for depressed class and with provisions incorporated into Government of India 1935, ठीक है। जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, उसको स्वीकार करती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट
और उसके बाद से पूना पैक्ट जो था एलिमिनेटिंग से, जो पूना पैक्ट जो कि कांग्रेस और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में संधि हुआ था, उसको हटाया गया और उसको एकत्रीकरण किया गया। कब? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, जो कि हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1935। अब इसका हम लोग बात करें वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। अब इसमें अब उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कंप्राइजिंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, इसके माध्यम से हम लोगों के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ठीक है प्रावधान लाया गया, ठीक है, जिसमें से आपको 321 जो सेक्शन थे एंड 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है, एकत्रित किया गया, ठीक है। एम टू स्टैब्लिश इन ऑल इंडिया फेडरेशन विथ provinces and princely states, but it failed due to non-partition from the princely states, ठीक है। और एम्ड किया गया, ठीक है, देखा गया, उद्देश्य किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन का भी हम लोग जो कि प्रोविंसेस के साथ और प्रिंसली प्रांतीय और जो भी प्रिंसली स्टेट थे जो कि राजाओं का जो राज्य था, एम्ड किया गया था, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, बट यह असफल हुआ ड्यू टू नॉन पार्टीशन। जो राजा थे, प्रिंसली स्टेट थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू मेक ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे पावर वर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट्स, ठीक है। फेडरल लिस्ट्स, फेडरल, प्रोविंशियल्स एंड कॉन्करेंट, ठीक है। फेडरल में अगर बात करें तो 29, फेडरल में बात करें तो 59 आइटम्स थे, ठीक है। प्रोविंशियल में बात करें तो 54 आइटम्स थे एंड कॉन्करेंट में बात करें तो 36 आइटम्स हैं विथ रेजिडुअल पावर्स असाइन टू वायसराय, ठीक है। जो पावर अधिशेष है, जो कि बच गया है, ठीक है, रीमेन है, ठीक, उसको हम लोग वायसराय के हाथों में छोड़ दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के अंदर इंट्रोड्यूस होता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंट्रल लेवल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि 1919 में डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे थी, प्रांतीय जो स्तर था उसमें था, लेकिन इसमें अगर बात करें 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में, ठीक है, उसमें अगर बात करेंगे तो सेंट्रल लेवल पे डायरकी हो गया, ठीक है। ऑटोनोमस गवर्नमेंट फॉर्म इन 1937 बट वर सस्पेंडेड इन 1939, ठीक है। लेकिन किया गया था सेंट्रल पे डायरकी, लेकिन फिर से उसको हटा दिया गया इससे। इस्टेब्लिश्ड बाई कैपिटलिज्म इन 6 प्रोविंसेस, ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। जो द्विसदनीय बाइकैमरलिज्म है इन 6 प्रोविंसेस, 6 प्रांत में लागू किया गया। कौन कौन से थे? बंगाल थे, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंसेस इसको बोलते हैं जो आज के टाइम पे जो यूपी से जो वेस्टर्न यूपी है इसको, ठीक है। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबरर्स, फिर से इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। वीमेन के लिए भी आ गया, लेबरर्स के लिए फिर वही बात हो गया। उसके बाद एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, 14% ऑफ पॉपुलेशन क्रिएटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आपको 14% का फ्रेंचाइजी को विस्तार किया गया, ठीक है। और उसमें आरबीआई को भी, यहाँ पे आरबीआई जो बैंक है जो हम देखते हैं, आरबीआई बैंक को भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। और इसी समय में एक फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एंड फेडरल कोर्ट का भी, ठीक है। फेडरल कोर्ट एंड फेडरल प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्थापित किया गया, ठीक है। बर्मा वर सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 2 न्यू प्रोविंस, उड़ीसा एंड सिंध वर क्रिएटेड, ठीक है। बर्मा जो है वो भी इंडिया से अलग हुआ था कब? 1935 में। और जो सिंध और जो उड़ीसा है आज के टाइम पे उड़ीसा, ठीक है, वो भी क्रिएट किया गया था। और अब हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोड्यूस्ड सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल रेलवे अथॉरिटी एंड ऑडिटर जनरल वाज अपॉइंटेड फाइनेंशियल ओवरसाइट, ठीक है। यहीं से जो सुरक्षा की अगर बात करें, ठीक है, सेफगार्ड की, तो यहीं से शुरुआत किया गया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश फेडरल रेलवे अथॉरिटी, ठीक
ठीक है। फेडरल रेलवे अथॉरिटी को भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, और ऑडिटर जनरल का जो पोस्ट होता है, ठीक है, जो जो आज के समय में लेखा जोखा विभाग बोलते हैं, उसको भी यहाँ पे फाइनेंशियल ओवरहेड, जो भी हमारा वित्तीय जो कार्य था उसको देखने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, ऑडिटर जनरल का भी यहाँ पे नियुक्ति किया गया। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1957, ठीक है। इस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब यहीं से आपको पार्टीशन प्लान की अगर बात करें तो प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ऑन 3 जून 1947 accepted by the Congress and Muslim League leading to the India's Independence Act, ठीक है। यहीं से पार्टीशन का प्लान शुरू होता है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के बिहार पे प्रेजेंट करते हैं। कब? तो 3 जून 1947, ठीक है, जो कि कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, लीडिंग टू इंडिया इंडिपेंडेंस, जो कि 15 अगस्त, ठीक है। डोमिनियन इस्टेब्लिश्ड, क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट ऑफ डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, विथ राइट टू एग्जिट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। डोमिनियन इस्टेब्लिश हुआ होता है, ठीक है, जिसमें कि इंडिया एंड पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट जो डोमिनियन है उसको देने का बात किया जाता है, और जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है उससे आप निकास कर सकते हैं, एग्जिट, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट चेंजेस का, ठीक है। एबॉलिश, अब यहाँ से हम लोग जो वायसराय की हम लोग बात करते हैं वहाँ से एबॉलिश हो जाता है, ठीक है। एबॉलिश इंट्रोड्यूस गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इम्पावर्ड टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपील ब्रिटिश लॉज इंक्लूडिंग। अच्छा, अब हम लोग जो संविधान का जो असेंबली है इम्पावर करता है टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड रिपील ब्रिटिश लॉज, और जो भी ब्रिटिश लॉ को उसको हटाने के लिए, खारिज करने के लिए, ठीक है, और इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की बात करते हैं, असेंबलीज वुड लेजिस्लेट अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर इनेक्टेड। ब्रिटिश एक्ट पोस्ट 15 अगस्त रिक्वायर्ड डोमिनियन अप्रूवल। जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, ठीक है, असेंबली को लेजिस्लेट, जो हमारी असेंबलीज थी उस समय की, ठीक है, वो विधि बना सकती थी अंटिल न्यू, जब तक हमारा नया संविधान बन ना जाता है, ठीक है, ब्रिटिश एक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि एंड ऑफ, ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियाज रोल वॉज एबॉलिश्ड, ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वायसराय था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है, जो ब्रिटिश जो हमारे राज करते थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर प्रिंसली स्टेट्स लैप्स्ड, ग्रांटिंग देम ऑटोनॉमी। जो प्रिंसली स्टेट्स पे जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी वो भी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, लैप्स्ड कर गया। सिविल सर्विसेज की बात करें तो अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीज्ड, बट प्री 1947 अपॉइंटीज रिटेन बेनिफिट्स, ठीक है। जो पहले के जो भी थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको सीज कर दिया जाता है, बट कुछ जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो पहले के 1957 के पहले के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको मिलता है। लीडरशिप्स की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर बात करेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंटबेटन, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब बना था 1946। अब हम लोग बात करें पोर्टफोलियो, ठीक है, किसको किसको मिला था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन साइंटिफिक रिसर्च, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, उनका होम मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स, ठीक है। अब बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो मिला था उनको। मौलाना आज़ाद की बात करेंगे तो एजुकेशन, मौलाना आज़ाद को क्या मिला था? एजुकेशन, ठीक है। अब हम बात करें डॉक्टर जॉन मिथाई,
ठीक है। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट आर के संगम, चेट्टी फाइनेंस, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जैसे हम लोग पता है कि लॉ, ठीक है। जगजीवन राम को लेबर एंड सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि राजकुमारी अमृत कौर को हम लोग को हेल्थ मिला था, हेल्थ पोर्टफोलियो मिला। सी एच भाभा, ठीक है। सी एच भाभा को क्या मिला था? कॉमर्स, ठीक है। सी एच भाभा को कॉमर्स मिला था, याद कीजिए। रफीक अहमद किदवई को कम्युनिकेशन, ठीक है। जो संचार विभाग है उनको रवि कुमार किदवई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या मिला था? इंडस्ट्रियल एंड सप्लाईज, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड सप्लाईज, ठीक है। इंडस्ट्रियल सप्लाईज। वी एन गैडगिल को क्या मिला था? वर्क्स, माइन एंड पावर, ठीक है। सो हम लोगों ने अभी आज क्राउन रूल पढ़ा, जो कि 1858 से लेके 1957 तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर being here right now, and अगर आपको कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ डू इन द कमेंट, एंड